हेलो। ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था बैंक ऑडिट। और मैंने तुमको कहा था कि बेसिकली इस चैप्टर को दो पार्ट्स में बाइफरकेट करेंगे। ठीक है। पहला पार्ट लगभग हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था पिछले क्लास के अंदर। ठीक है, डन। वहाँ पे फर्स्ट लेक्चर में बेसिकली मैंने आपको एनपीए क्लासिफिकेशन रूल्स पढ़ाया था इन डिफरेंट केसेस। ठीक है। आई होप कि आप सभी बच्चे वहाँ तक अच्छे से पढ़ करके आ चुके हो। मैं आपको 5 मिनट का समय दे रहा हूँ to revise the thing that we already did in the lecture number 1. Please do it. प्लीज़ एनपीए क्लासिफिकेशन रूल्स से रिलेटेड बातें जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था वो आप पढ़ लीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिए। देखो, आज की क्लास में ना मैं तुमको चीज़ें शायद लिखवाऊंगा नहीं। आई विल मेक यू रीड डायरेक्टली फ्रॉम द हैंड रिटन नोट्स। और इसका पीडीएफ मैं आपको क्लास के बाद में भेज दूंगा। तो आपको क्या करना रहेगा, कॉपी करना रहेगा अपने लेवल पे। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक ना, ये फ्रेम सीधा हो जाए तो बताना भाई। नहीं हो रहा है? नहीं, उल्टा लटक के पढ़ना रहेगा आज। पढ़ लोगे? इतनी सी तो बात है। एलईडी घुमाऊं? यार ये ऐसे क्यों हो रहा है? क्या कह रहे हो? गैलरी नहीं होती ना इसमें। यहाँ से सही है। ओके, चलो एक छोटा सा डिस्कशन है वो अपन कर लेते हैं। तुम लोग एक नोटबुक पेन लेकर के बैठना। ठीक है। टाइप्स ऑफ बैंक्स के ऊपर डिस्कशन है। टाइप्स ऑफ बैंक्स के ऊपर डिस्कशन है। तो बताइए, बैंकिंग सिस्टम के बारे में काफ़ी चीज़ें अपन को पहले से पता है ना। मैंने आपको बताया था कि बैंक का मेनली दो काम है। पहला, बोरोइंग्स ऑफ फंड्स एज वेल एज लेंडिंग ऑफ फंड्स। मैंने आपको बताया था कि बैंक्स का जो अकाउंटिंग करने का जो ट्रीटमेंट है, अकाउंटिंग का जो तरीका है, जो प्रोसेस है, वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अदर टाइप ऑफ एंटिटीज़। बैंक ने जो पैसा लोन पे दिया, जिनको लोन दिया वो बैंक के कौन हो गए? एसेट्स, डेटर्स। बैंक ने जिनसे डिपॉजिट एक्सेप्ट किया वो बैंक के कौन हो गए? क्रेडिटर्स। ओके। फिर इसके बाद हम लोगों ने एनपीए क्लासिफिकेशन रूल्स पढ़ा था लास्ट लेक्चर्स के अंदर। और मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि आपको पता होगा कि इंडिया में बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट कौन करता है?
आरबीआई। ठीक है, तो ये चैप्टर के अंदर थोड़ा सा थ्योरेटिकल डिस्कशन भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद थ्योरेटिकल डिस्कशन। सबसे पहला है टाइप्स ऑफ बैंक्स। बैंक्स कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो टाइप्स ऑफ बैंक्स में सबसे पहला है आपको कॉमर्शियल बैंक। टाइप्स ऑफ बैंक्स में आपको पहला है कॉमर्शियल बैंक। तो कॉमर्शियल बैंक्स एज द नेम सजेस्ट, जिनका मेन पर्पस क्या है? टू अंडरटेक द कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन, दैट इज lending and borrowing of funds. Commercial banks are the banks which are widely spread across the nation, which are widely spread across the nation. तो कोई भी जो तुम बैंकिंग नॉर्मल बैंक्स से समझते हो, एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, ये सभी का है, बंधन बैंक हो गया, ये सभी क्या है? कॉमर्शियल बैंक्स। ठीक है, तो देखेंगे कॉमर्शियल बैंक्स आर वाइड स्प्रेड बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, और इनका मेनली दो ही काम है। पहला, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स एज वेल एज लेंडिंग ऑफ फंड्स। उसके बाद है रीजनल रूरल बैंक्स। तो एज द नेम सजेस्ट, रीजनल रूरल बैंक्स क्या रहेगा? रीजनल रूरल बैंक्स, तो ये कहाँ पे सेटअप होंगे? इन दी रूरल एरियाज। ठीक है, दे आर सेटअप इन दी रूरल एरियाज इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ अ कंट्री टू कैटर टू द बेसिक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द रूरल कम्युनिटी। तो जिस भी बैंक के नाम के पीछे ग्रामीण आ जाए ना, बैंक के नाम के पीछे क्या आ जाए? ग्रामीण अगर वर्ड आ जाए तो क्या हो गया? रीजनल रूरल बैंक। अगर आप जाते हो ना, देखो वैशाली नगर से अपने घर की तरफ जाओ तो तुमको कमर्शियल बैंक भी दिख जाएगा, और तुमको अभी अपने इंस्टीट्यूट के पास में ही है, मित्तल चैम्बर्स है, मित्तल चैम्बर्स के पास में है बैंक ऑफ बड़ौदा रूरल ब्रांच। ठीक है, तो वो क्या हो गया? रीजनल रूरल बैंक। तीसरा है कोऑपरेटिव बैंक्स। तो कोऑपरेटिव बैंक्स एज द नेम सजेस्ट, दे ऑपरेट ऑन कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स। कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स मतलब कि वहाँ पे जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ है वो अवेल कर सकता है कौन? ओनली इट्स मेंबर्स। ठीक है, बैंकिंग फैसिलिटीज़, क्या बोल रहे हो? बैंकिंग फैसिलिटीज़ कैन बी अवेल्ड ओनली बाय द मेंबर्स, और दे बेसिकली ऑपरेट ऑन कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स। ठीक है, एंड दे ऑल्सो कैटर टू द नीड्स ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रूरल सेक्टर्स। इसका एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी। अच्छा देखो, रूरल वर्ड आया तो ग्रामीण बैंक है, सहकारी वर्ड आया बैंक के नाम के पीछे तो क्या हो गया? वो कोऑपरेटिव बैंक। सहकारी बैंक्स मर्यादित, मर्यादित का मतलब होता है लिमिटेड। ठीक है सर। नेक्स्ट है पेमेंट बैंक। तो पेमेंट बैंक्स आप लोग यूज़ करते हो, पेटीएम, एयरटेल पेमेंट्स, अभी तो व्हाट्सएप पेमेंट भी आ गया है। ठीक है, ये सभी क्या हैं? ये सभी क्या हैं? तो पेमेंट बैंक और नॉर्मल बैंक में एक मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये है कि पेमेंट बैंक सिर्फ डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है, लोन नहीं दे सकता। दे कैन ओनली एक्सेप्ट डिपॉजिट्स बट दे कैन नॉट इशू लोन्स और गिव क्रेडिट कार्ड्स। ठीक है, कस्टमर कैन ओपन करंट एंड सेविंग अकाउंट इन दीज बैंक्स, पेमेंट बैंक्स। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल एयरटेल पेमेंट बैंक, और सबसे बड़ी एग्जाम्पल है आपको पेटीएम, फोन पे, गूगल पे। ठीक है, दे ऑल आर एक्टिंग लाइक पेमेंट बैंक्स। ठीक है, उसके बाद है डेवलपमेंट बैंक। तो डेवलपमेंट बैंक एज द नेम सजेस्ट, दे प्रोवाइड फंड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। दे प्रोवाइड लोन्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा आईडीबीआई। ठीक है, आईडीबीआई स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। चलो एक बार फिर से रिकॉल करने की कोशिश करूँ, क्योंकि यहाँ से आपको एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। पहला था कॉमर्शियल, तो कोई भी जो नॉर्मल बैंक है, एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, सब क्या है? कॉमर्शियल बैंक। नाम के पीछे आया गया क्या? ग्रामीण, तो क्या बन जाएगा? रीजनल रूरल बैंक। नाम के पीछे अगर आ गया सहकारी, मर्यादित, तो क्या हो गया? कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, पेमेंट बैंक्स कैन ओनली एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, कैनॉट इशू लोन्स एंड cannot issue credit cards. Development bank purpose क्या? To give loans for carrying out the infrastructural development. And next is small finance bank. तो small finance bank as the name suggests, इनका main purpose है to finance small micro business units. To finance small micro business, जो छोटा amount of loan grant करते हैं to small micro business units का मतलब कोई पान का गल्ले वाला हो गया, कोई पानी पूड़ी बेचने वाला हो गया, कोई पंक्चर बनाने वाला हो गया, जो छोटे लेवल, कोई चाय बेचने वाला हो गया।
ठीक है, इनके फाइनेंशियल नीड्स को कैटर करता है कौन? स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल्स आप लर्न कर सकते हो अगर आप मॉड्यूल से रीड करोगे इस चैप्टर को तो। ठीक है, अपन ने जितने भी एग्जाम्पल्स उठाए सारे कहाँ से उठाए? मॉड्यूल से। सारे पॉइंट्स कहाँ से उठाए? मॉड्यूल से। कोई दिक्कत? तो टाइप्स ऑफ बैंक्स में आपने कौन कौन से टाइप्स ऑफ बैंक्स पढ़े? पहला कॉमर्शियल, रीजनल रूरल, कोऑपरेटिव, पेमेंट, डेवलपमेंट बैंक्स, देन स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक किसके नीड्स को कैटर करता है? तो स्मॉल स्केल बिजनेस, स्मॉल एंड माइक्रो बिजनेस यूनिट्स। एग्जाम्पल इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। नेक्स्ट है, इंडिया में बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट कौन करता है? रेगुलेटरी बॉडी कौन है? आरबीआई। तो आरबीआई के लिए अपन बोल सकते हैं आरबीआई इज वन ऑफ द डेलीगेटेड बॉडी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसका पर्पस है टू रेगुलेट द बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, और आरबीआई फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलेटिंग द बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया कैन मेक रेगुलेशंस। ठीक है, कैन मेक रेगुलेशंस। तो देखिए, आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, एक सेकेंड, regulating the activities of commercial and other banks, then for Indian financial system development and supervision, as well as policy making in consultation with the सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सी पॉलिसी बनाता है? मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। ठीक है, बैंक्स को रेगुलेट करता है, बैंक्स के डेवलपमेंट के लिए पॉलिसीज बनाता है, बैंक्स का सुपरविजन करता है। तीसरा, बैंक्स के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है इन कंसल्टेशन विथ द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या ये सभी चीज़ें पढ़ाने की जरूरत है? आपको पहले से मालूम है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ आरबीआई। पहला, करेंसी इशू करना, करेंसी रेगुलेट करना, एंड दे आल्सो एक्ट एज अ बैंकर टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, ओके। आरबीआई आल्सो एक्ट एज अ बैंकर टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, चलो आगे। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, considerations to be kept in mind by an auditor while conducting the bank audit। मैंने आपको फिर रिपीट कर देता हूँ, अभी तक जो ऑडिट प्रोसेस आप लोगों ने पढ़ा और बैंक ऑडिट जो आप पढ़ रहे हो, तो जो नॉर्मल ऑडिट प्रोसेस आप कैरी आउट कर रहे थे वो अलग हो सकता है एज कंपेयर टू कैरिंग आउट दी बैंक ऑडिट। रीजन बीइंग, बैंक के ऊपर अलग सेट ऑफ लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल होते हैं। बैंक्स के लिए जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो अलग है, बैंक जो अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है वो अलग तरीके से मेंटेन करती है एज कंपेयर टू एनी अदर नॉर्मल एंटिटी, और इन कंपेरिजन विद एनी अदर एंटिटी। इज इट क्लियर? तो देखिए, तो बैंक्स ऑडिट करने के लिए सबसे पहले जो ऑडिटर को पता होना चाहिए वो पता होना चाहिए लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल ऑन बैंक। बैंक ऑडिट करने के लिए जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट है ऑडिटर के लिए, दैट इज टू हैव द नॉलेज ऑफ लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल ऑन बैंक्स। तो चेक करते हैं बैंक्स के ऊपर कौन कौन से लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल है। पहला, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, देन रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976, आरबीआई एक्ट 1934, आईटी एक्ट 2000, कंपनीज एक्ट 2013 एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955। सर क्या ये चीज़ें हमको रटनी पड़ेंगी? आंसर इज यस। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। लॉज एप्लीकेबल ऑन बैंक्स, तो पहला क्या हो गया? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, दूसरा रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976, तीसरा आरबीआई एक्ट 1934, चौथा आईटी एक्ट 2000, कंपनीज एक्ट 2013 एंड लास्ट वन इज एसबीआई एक्ट 1955। चलो एक बार फिर से रिपीट करने की कोशिश करो। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, आरबीआई एक्ट, रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976, आरबीआई एक्ट 1934, नेक्स्ट आईटी एक्ट 2000, कंपनीज एक्ट 2013, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट, नाउ सम पिक्यूलरिटीज, पिक्यूलरिटीज का मतलब है कॉम्प्लेक्सिटीज।
चलो इसमें जाने से पहले अब मुझे एक बात बताओ, तुम लोग को ऑडिट पढ़ते हुए अभी काफ़ी टाइम हो गया, तुम लोग बैंक ऑडिट करने के लिए जा रहे हो, मुझे बताओ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कॉम्प्लेक्सिटीज क्या फेस करोगे आप बैंक ऑडिट करने के लिए? बहुत बड़ी चीज़ है भाई। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, अभी अपने इंडिया का जो लार्जेस्ट बैंक है वो कौन सा है? एसबीआई। तो लेट्स जस्ट चेक टोटल नंबर ऑफ एसबीआई, ब्रांचेस ऑफ एसबीआई इन इंडिया। कितने ब्रांचेस है? 22,500। 63,580 ATMs। 241 ऑफिसेस। 500 मिलियन से ज़्यादा कस्टमर्स। जस्ट ट्राई टू इमेजिन द वॉल्यूम ऑफ डेटा required to be audited. तो यहाँ पे crores ऑफ ट्रांजेक्शन्स होंगे, और crores ऑफ ट्रांजेक्शन्स को लैक्स ऑफ सिस्टम, ठीक है, crores ऑफ ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं, लैक्स ऑफ सिस्टम हो सकते हैं, और इतना बड़ा वाइड नेटवर्क, तो इट मे नॉट बी पॉसिबल, इट इज मे नॉट बी, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ सिंगल ऑडिटर, सिंगल ऑडिटिंग फर्म। तो यहाँ पे क्या रहेगा? हमेशा हमेशा जॉइंट ऑडिटर्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे हमेशा हमेशा क्या रहेगा? जॉइंट ऑडिटर्स। लेट अस चेक ऑडिटर्स ऑफ एसबीआई। शाह गुप्ता एंड कंपनी, SCV and Company LLP that performs statutory branch audit. क्या कह रहे हो? तो सबसे बड़ा पिक्युलरिटी यही है, सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्सिटी यही है। क्या? नेटवर्क, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है, और रिकॉर्ड्स, या वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस, ठीक। और कुछ? तो पहला वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन हो गया, दूसरा नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क में आ गए उनके इतने सारे ब्रांचेस, ये दूसरा पिक्युलरिटीज है। तीसरा उनका ज्योग्राफिकल लोकेशन। एक एक बैंक का ब्रांच है, मान लो ऐसे एरिया में जहाँ पे इजीली ऑडिटर जा ही नहीं सकते, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक उनके ब्रांचेस होंगे, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा है, इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर द ऑडिटर टू विजिट ईच एंड एवरी ब्रांच। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व। अब ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तुमको आईटी का सब्जेक्ट हुआ करता था पहले सीए में, फाइनल में हुआ करता था पहले इसका, जब हम लोग फाइनल पढ़ते थे वहाँ पे इसका करके सब्जेक्ट हुआ करता था। 90% बच्चा फेल होता था उसी सब्जेक्ट में, ठीक है। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि वो सब्जेक्ट हट गया। कभी फ्री रहो तो सब्जेक्ट के बारे में पता करना। सब्जेक्ट का नाम था इसका। तो वो उसको पढ़ने के बाद स्टूडेंट यूज टू हैव सम relevant knowledge or information about information technology, but as far as the current curriculum is concerned, तो अभी आपका सिर्फ एक आईटी ट्रेनिंग होता है, और जो काम आप आर्टिकलशिप के टाइम पे सीख रहे हो वो सीख रहे हो।
you may need the help of an IT expert, specifically at the time of conducting the बैंक ऑडिट. ठीक है, तो देखिए क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व है. लार्ज ज्योग्राफी विथ टेक्नोलॉजी, ह्यूज वॉल्यूम ऑफ transactions, then complexities of transactions because banks are dealing in huge varieties of products or services, their geographical spread of network, and extensive use of information technology. ठीक है सर. नेक्स्ट हम अभी क्या चेक कर रहे हैं, की कंसिडरेशंस while conducting the. तो पहला की कंसिडरेशन क्या था, डिटरमाइनिंग दी एप्लीकेबिलिटीज ऑफ लॉज. दूसरा, डिटरमाइनिंग दी कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व while conducting the बैंक ऑडिट. तीसरा देखिए, टाइप्स ऑफ बैंक ऑडिट रिपोर्ट्स टू बी इशूड. ये जो बैंक ऑडिट रिपोर्ट की अपन बात कर रहे हैं ना, ये है इन एडिशन टू दी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट. यहाँ पे जितने भी बैंक ऑडिट रिपोर्ट की आप बात कर रहे हो, ये क्या है, ये क्या है, इन एडिशन टू दी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट. यहाँ पे इशू करना रहता है घोष कमेटी रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट. अब जो आप लिखने के लिए जाओगे ना, तो आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत इसके बारे में, मॉड्यूल में दिया नहीं है. तो एक काम करते हैं, थोड़ा बहुत अपन लिखते हैं इसके बारे में. घोष कमेटी रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट, राइट डाउन. लिखेंगे एक बार. लिखिए, घोष कमिटीज रिकमेंडेशन, घोष कमिटीज रिकमेंडेशन implementation report, implementation report focuses on strengthening, the internal controls and audit mechanism to prevent and detect frauds and malpractices, to prevent and detect frauds and malpractices. ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में ऑडिटर को अलग से रिपोर्टिंग करनी रहेगी. ये किसके एडिशन में है, स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट के एडिशन में. दूसरा है लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट. तो लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट के बारे में लिखिए एक बार. लॉन्ग LFAR, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट. ये भी किसके एडिशन में है, स्टैट्यूटरी बैंक ऑडिट रिपोर्ट के एडिशन में है. राइट डाउन. लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट इज अ डिटेल्ड descriptive report which are generally in questions and answers form, and which is submitted by an auditor
submitted by an auditor to the management and a statutory central auditor of bank. पैराग्राफ चेंज करना. It provides a comprehensive review of banking operations and internal control with a focus on identifying areas for improvement and highlighting any irregularities or deficiencies. ठीक है. तो लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट बेसिकली एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है जिसपे ऑडिटर क्या करेगा, रिव्यू करेगा किसका, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का, प्लस एनी अदर वीकनेसेस. ठीक है. प्लस वो अपने ओपिनियन देगा फॉर मेजर्स दैट कुड बी टेकन टू रेक्टिफाई दीज वीकनेसेस. क्लियर है. ये लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट किसके एडिशन में है? तो पहला घोष कमेटी रिकमेंडेशन एंड इंप्लीमेंटेशन रिपोर्ट, दूसरा लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, तीसरा है इरेगुलरिटी इन द वर्किंग ऑफ बैंक. इफ द ऑडिटर हैज फाउंड एनी इरेगुलरिटी इन द वर्किंग ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस तो उसके रिस्पेक्ट में भी ऑडिटर रिपोर्टिंग करेगा. किसको? मैनेजमेंट को. नेक्स्ट है एसएलआर कंप्लायंस रिपोर्ट. सीआरआर एसएलआर आई होप आप सबको पहले से मालूम होगा. नेक्स्ट है ट्रेजरी ऑपरेशंस कंप्लायंस रिपोर्ट. ये सारे जो रिपोर्ट्स है किसके एडिशन में है? स्टैट्यूटरी बैंक रिपोर्ट के एडिशन में है. तो सबसे पहले चीजें क्या हुई थी देखिए. पहले ऑडिटर ने क्या किया? कंप्लायंसेस चेक किया, है ना. कंप्लायंसेस चेक करने के लिए उसको पता होना चाहिए कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल होंगे. दूसरा, उसने कॉम्प्लेक्सिटीज आइडेंटिफाई किया रिलेटेड टू द बैंक ऑडिट. तीसरा, अदर रिपोर्ट्स टू बी प्रिपेयर्ड अलोंग विथ स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट. कोई दिक्कत? नेक्स्ट, उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग द अकाउंटिंग सिस्टम इन बैंक्स. रीजन बीइंग बैंक का अकाउंटिंग सिस्टम ऑल टुगेदर बिल्कुल अलग तरीके से है एज कंपेयर टू द अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ एनी अदर एंटिटीज. देन understanding the computerized environment because banks used to keep each and every of their records in computer system. Auditor should be satisfied that all the norms or parameters as per the latest applicable RBI guidelines are incorporated into the system. And he should not assume that system generated information is correct without proper testing and evidence. इसका मतलब क्या है? जो भी सिस्टम जनरेटेड इंफॉर्मेशन है उन सिस्टम जनरेटेड इंफॉर्मेशन पे ऑडिटर को एज इट इज रिलाई नहीं करना चाहिए. उनके ऊपर भी ऑडिटर को क्या परफॉर्म करना चाहिए? ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना चाहिए टू ऑब्टेन
sufficient and reasonable audit evidences on the basis of which he can form an opinion. He should not merely rely on the information generated by computer information system. Is it clear? चलो फिर से आ जाओ. सबसे पहले क्या हुआ था? Identifying the laws applicable on banking entity. दूसरा, complexities involved. तीसरा, other audit reports या other reports to be added along with. उसमें कौन कौन से रिपोर्ट्स थे? घोष कमिटीज रिकमेंडेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट. दूसरा, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट. तीसरा, irregularities involved in the banking operations. चौथा, statutory liquidity ratio. पांचवा, ट्रेजरी ऑपरेशन से रिलेटेड ट्रेजरी ऑपरेशंस एंड कंप्लायंस रिपोर्ट. उसके आगे गए फिर बैंकिंग कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. रीजन बिंग, बैंकिंग अकाउंटिंग सिस्टम इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम द अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ एनी अदर एंटिटी. नेक्स्ट, उसको समझना पड़ेगा कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट ऑफ द बैंकिंग एंटिटी. उसके बाद ऑडिटर विल ड्रॉ ऑडिट प्लान. ठीक है, ऑडिटर विल ड्रॉ ऑडिट प्लान. और ऑडिट प्लान वो ड्रॉ कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ हिज प्रीवियस रिपोर्ट, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट, ऑन द बेसिस ऑफ इवेल्यूटिंग द ऑडिट रिस्क ड्यू टू इनएडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल्स. देन ऑडिट प्लानिंग कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड लेवल ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस. देन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एडवर्स फीचर्स. एडवर्स फीचर्स बोल लूँ या मैं बोल लूँगा ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद द ऑडिट. इज इट क्लियर? तो चलो फिर से, सबसे पहले क्या हुआ? आइडेंटिफाइंग द लॉज. दूसरा, आइडेंटिफाइंग द कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व. तीसरा, एडिशनल रिपोर्ट्स. चौथा, अंडरस्टैंडिंग द अकाउंटिंग सिस्टम. पांचवा, ड्राइंग एन ऑडिट प्लान. अब ऑडिट प्लान बना करके आगे क्या होगा? एंगेजमेंट टीम. एंगेजमेंट टीम कौन होते हैं? द वन हु इज एक्चुअली गोइंग टू कंडक्ट द ऑडिट प्रोसेस, है ना. उसमें पार्टनर्स भी हो सकते हैं, उसमें आर्टिकल्स भी हो सकते हैं. ठीक है, कितने पार्टनर्स और कितने आर्टिकल्स को एंगेज करना है इज अ पार्ट ऑफ ऑडिट प्लान. इज अ पार्ट ऑफ ऑडिट प्लान. यस और नो? देखिए, एंगेजमेंट टीम डिस्कशन, मैटर्स कवर्ड इन सच डिस्कशंस, एरर, फ्रॉड, रिस्क रिपोर्टिंग, एरर्स which are more likely to occur, errors identifying in prior years with the same entity, method used for fraud planning, and audit report to response to, इसको सही कर लेना, response की स्पेलिंग गलत है, response to risk of material misstatement. ठीक है, आपको ऐसे प्लीज आपको एक क्रोनोलॉजी में ही याद करना पड़ेगा. ठीक है, सबसे पहले क्या था? आइडेंटिफाइंग द लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस. देन identifying the complexities involved, needs other reports to be issued along with statutory bank audit report. Next, understanding the accounting system. Next, drawing an audit plan. Then discussion with the engagement team. Next, engagement team से discussion किया तो यहाँ पे दिया उसके क्या क्या advantage है. It enables the engagement team to consider an appropriate response to fraud risk. It enables the audit engagement partner to delegate the work to the engagement partners या articles properly. Partners may review the need to involve any specialist. जैसे मैंने आपको बोला कि अब जैसे SBI वाले की अगर अपन बात करें, इतना बड़ा नेटवर्क है, इतना बड़ा नेटवर्क सिस्टम है कि वहाँ पे 100% हेल्प लगेगा CA को या ऑडिटर को. किसका? स्पेशलिस्ट की. क्लियर है? अच्छा, अब एक काम करो, कितने पॉइंट्स है मेन हेडिंग्स, उसको आप लिखो. इट विल हेल्प यू टू रिकॉल. बिना बुक में देखे एक बार लिखो, फिर आगे चलेंगे. आइडेंटिफाइंग द लॉज से लेकर के आपको यहाँ तक लिखना है, एंगेजमेंट टीम डिस्कशन एडवांटेज तक. प्लीज डू इट एवरीवन.
हेलो। डन। हो गया, चलो आगे। नेक्स्ट, अकाउंट्स एंड ऑडिट टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स। अकाउंट्स एंड ऑडिट टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स। तो बैंक्स को अपना अकाउंट्स प्रिपेयर करना है एज पर थर्ड शेड्यूल of the Banking Regulation Act. Banks are required to prepare their accounts as per third schedule of the Banking Regulation Act. ठीक, उसमें फॉर्म ए में ऑफ थर्ड शेड्यूल में दिया हुआ है बैलेंस शीट का फॉर्म, एंड फॉर्म बी में दिया हुआ है पीएनएल का फॉर्मेट। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए। दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो इशूड बाय ICAI। फिर उनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड प्रोविजंस, अगर ऑडिटर है नेशनलाइज्ड बैंक का, दे विल बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द बैंक, और वहाँ पे RBI अप्रूवल भी चलेगा लगेगा। हाउएवर CG प्रायर अप्रूवल इज नॉट एप्लीकेबल। तो चलो, ऑडिटर ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक कौन अपॉइंट कर रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। RBI का अप्रूवल चाहिए, CG का अप्रूवल नॉट एप्लीकेबल। चलो फिर से, RBI ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक कौन करेगा अपॉइंटमेंट? ऑडिटर ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक अपॉइंटेड बाय ऑडिटर, प्रायर RBI अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, CG अप्रूवल नॉट एप्लीकेबल। ठीक है सर। देन ऑडिटर ऑफ रीजनल रूरल बैंक अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, RBI प्रायर अप्रूवल नॉट रिक्वायर्ड, CG अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। आपको याद करना पड़ेगा, नेशनलाइज्ड बैंक के केस में CG अप्रूवल नहीं चाहिए, रीजनल रूरल बैंक के केस में CG अप्रूवल चाहिए, RBI अप्रूवल नहीं चाहिए। देन ऑडिटर ऑफ एनी अदर बैंकिंग कंपनीज अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर्स इन दी AGM, ना तो RBI अप्रूवल चाहिए, CG अप्रूवल नहीं चाहिए। देन देयर रेम्यूनरेशन ऑफ SBI एंड अदर नेशनलाइज्ड बैंक डिटरमाइन होगा बाय RBI इन कंसल्टेशन विद SBI। को अलग से स्पेसिफाई क्यों किया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे अलग से एक्ट है इन द नेम ऑफ SBI एक्ट 1955, और जो रिमेनिंग बैंक्स होंगे उनके लिए कौन सा एक्ट लगेगा बेटा? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है सर, यहाँ पे कुछ भी समझने जैसा नहीं था, आपको याद करना पड़ेगा। क्लियर? चलें आगे। नेक्स्ट, देन ऑडिट ऑफ बैंक्स ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो अभी अपन लोगों ने देखा कि ऑडिटर्स रिपोर्ट के एडिशन में अदर रिपोर्ट्स आर ऑलरेडी ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी prepared
बाय द ऑडिटर। ठीक है, देखिए ऑडिट ऑफ बैंक्स, ऑडिटर्स रिपोर्ट में क्या क्या चीजें रहेंगी। ठीक है, ऑडिटर्स रिपोर्ट के कंटेंट है, तो तुम जब ये लिखोगे ना, कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑफ बैंक्स। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और समझना, जैसे कि मैंने बोला कि जो भी डिस्कशन है आज की क्लास में वो सारा कुछ डिपेंड करता है रटने पे, है ना। पढ़ा करके भेज दूंगा, पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आज ही लिख लेना, बोल बोल करके लिखोगे, आपको हेल्प रहेगा रिटेंशन में। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर आज का लेक्चर, और कल वापस आओगे, कल अपन खत्म कर देंगे इस चैप्टर को। ठीक है, तो बैंक ऑडिट और स्पेशलाइज्ड ऑडिट, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर्स है, को दिमाग लगाने का काम नहीं है। बैंक ऑडिट और स्पेशलाइज्ड ऑडिट 18 नंबर तक का वेटेज। ठीक है, कितना, ये 18 तुम्हारे हो सकते हैं। जैसे 100 नंबर का पेपर है ना, अपन ना इसको ब्रेक कर सकते हैं थोड़ा सा, अगर बच्चा दिमाग को यूज़ करे। 18 नंबर यहाँ हो गए, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया 12 से 15, 30 32 नंबर हो गए। चैप्टर नंबर 11 4, तो 30 से 35 नंबर का पोर्शन ऐसा है जहाँ पे स्टूडेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्क्स स्कोर कर सकता है, जहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं ज़्यादा, प्रोवाइडेड अगर थोड़ा सा अच्छे से उसको याद कर ले। कितना नंबर बोला, तो ये बहुत स्कोरिंग एरिया होना चाहिए स्टूडेंट का, 30 to 35 मार्क्स। अगर यहाँ पे तुम अच्छे से स्कोर कर लेते हो, मतलब 25 यहाँ ले आए, बचा कितना 65, 65 में से 30 आ सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल जो तुम्हारा मार्क्स रहेगा वो कितना था 55, और 55 इज़ अ गुड स्कोर। जैसे लास्ट अटेम्प्ट में मैंने जो बच्चों को पढ़ा है, एक का 57 था, वी वर्कड ऑन द सेम स्ट्रेटजी, एक का 57 है, एक का शायद 59 है, या एग्जाम्शन है उसका। ये किसी भी नॉर्मल स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, इतना मार्क्स आ सकता है। इन चैप्टर्स को इस तरीके से प्रिपेयर करो, बाकी जो लेफ्ट वो पोर्शन है उसमें से 30-35 नंबर आप निकाल सकते हो। क्लियर है, देखिए in case of nationalized bank and SBI, the auditor is required to make a report to the central government, जिसके अंदर ये फॉलोइंग चीज़ें होनी चाहिए। पहला, whether in his report financial statement presents a true and fair affairs of the bank, and in case he had caused any explanation or information। ठीक है, एक्सप्लेनेशन और इन्फॉर्मेशन जो उसने किसी दूसरे पार्टी से लिया उसको भी इंक्लूड कर सकता है। ठीक है, whether it has been given and whether it is satisfactory। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन मांगा उसने वो उसको मिला, एंड दैट इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन इज सेटिस्फैक्ट्री इन द ओपिनियन ऑफ ऑडिटर। ठीक है, whether or not the transactions of the bank which have come to his notice have been made within the powers of the bank। बैंक ने जो ट्रांजेक्शन्स किए हैं, ठीक है, या जिन ट्रांजेक्शन्स पे ऑडिटर ने क्या किया है, एक्सप्लेनेशन मांगा है ना, इन्फॉर्मेशन मांगा है या एक्सप्लेनेशन मांगा है बैंक से, तो ऑडिटर ये भी इंश्योर करेगा कि बैंक ने इन्फॉर्मेशन दिया, एक्सप्लेनेशन दिया, और वो इन्फॉर्मेशन क्या है, सेटिस्फैक्ट्री है। प्लस ऑडिटर ये भी इंश्योर करेगा कि वो जो ट्रांजेक्शन्स के ऊपर उसने एक्सप्लेनेशन या इन्फॉर्मेशन मांगा है वो बैंक को पता है, और बैंक के सैंक्शनिंग मतलब सैंक्शनड है वो ट्रांजेक्शन सारे। ठीक है, whether or not returns received from the offices and the branches of the bank have been found adequate for the purpose of its audit if any। जितने भी रिटर्न्स फाइल हुए वो सारे क्या हैं, एडिक्वेट है। ठीक है, इंक्लूडिंग ऑल दी रिटर्न्स रिसीव फ्रॉम दी बैंक ब्रांचेस। ठीक, एनी अदर मैटर जो ऑडिटर को लगता है एप्रोप्रिएट, ये ऑडिटर को लगता है एडिक्वेट कि ये गवर्नमेंट के नोटिस में आना चाहिए। इज इट क्लियर, चलो फिर से, अभी क्या पढ़ा आपने, कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो सबसे पहले ऑडिटर क्या बताएगा, वेदर इन हिज ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द बैंक। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके हिसाब से बन रहा था, अभी पढ़ गए, शेड्यूल 3 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949।
ठीक है, प्लीज़ याद करने की भी कोशिश करिए आप इसको। ठीक है, तो ऑडिटर बोलेगा वेदर इन हिज ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू, और क्या उसने कोई एक्सप्लेनेशन या इन्फॉर्मेशन मांगा तो क्या उसको मिला, और अगर मिला तो क्या ऑडिटर के ओपिनियन में वो सेटिस्फैक्ट्री था, ऑडिटर के ओपिनियन में वो सेटिस्फैक्ट्री था। नेक्स्ट क्या था, क्या वो सारे ट्रांजेक्शन बैंक के सैंक्शनिंग अथॉरिटी के थ्रू हुआ था। नेक्स्ट, जो रिटर्न्स रिसीव हुए हैं ब्रांचेस से क्या वो एडिक्वेट है या अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट, कोई और इन्फॉर्मेशन जो ऑडिटर चाहता हो किसको कम्युनिकेट करना, सेंट्रल गवर्नमेंट को। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, इसके एडिशन में ऑडिटर लगाएगा LFAR। LFAR में क्या चीजें होती है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट पे आइए, एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इन बैंक ऑडिट। तो ऊपर पढ़ के आए थे कि ICAI के द्वारा इशू किए गए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बैंक ऑडिट के समय ऑडिटर को ध्यान में रखने पड़ेंगे। क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होगा while preparing the financial statements of any bank? Answer is yes. तो देखिए, एप्लीकेशन ऑफ एसेस इन बैंक ऑडिट, ठीक है, वहां पे आपने पढ़ा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय एएस एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे आप पढ़ रहे हो कि बैंक ऑडिट करते समय एसेस का ध्यान में रखेगा। एसेस को ध्यान रखेगा कौन, ऑडिटर। ठीक है, देखिए, इनिशियल कंसिडरेशन टू बी केप्ट इन माइंड बाय अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, या बोला गया इंटरनल असाइनमेंट इन बैंक शुड नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। मतलब तुम लोगों ने कंपनी ऑडिट अगर पढ़ा है, वहाँ पे एक सेक्शन पढ़ा है, सेक्शन 144, ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज, याद है? वो किसके ऊपर एप्लीकेबल था, स्टैट्यूटरी ऑडिटर। सेम चीज़ है यहाँ पे भी कि जो बैंक का स्टैट्यूटरी ऑडिटर है वो बैंक के कोई भी इंटरनल असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा, असेसमेंट ऑफ एंगेजमेंट रिस्क, ये आपने पहले भी पढ़ा है ना। असेसमेंट ऑफ एंगेजमेंट रिस्क वो किसके बेसिस पे होता था, ऑन द बेसिस ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। और उससे पहले ऑडिटर क्या करता था, अंडरस्टैंड करता था नेचर एंड टाइप ऑफ बिजनेस एंड रिस्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस। ठीक है सर। फिर ऑडिटर डिसाइड करेगा टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट एज पर SA 210, कम्युनिकेशन विद द प्रीवियस ऑडिटर एज पर दी। ये जो देखो यहाँ पे जो टर्म है ना, कम्युनिकेशन टू दी प्रीवियस ऑडिटर, यहाँ पे एक बढ़िया टर्म मैं तुमको बताता हूँ, प्रीवियस इनकम्बेंट, ये वर्ड यूज में लेना, इनकम्बेंट। क्या वर्ड बोला मैं, इनकम्बेंट। नेक्स्ट, डिक्लेरेशन ऑफ इंडेप्टेडनेस, ऑडिटर फर्म रिलेटिव स्टाफ हैव नॉट बिकम NPA। वो जो ऑडिटर है वो खुद, जिस फर्म का वो ऑडिटर है वो फर्म, उसका कोई रिलेटिव, उसका कोई स्टाफ, सेम बैंक के द्वारा क्या डिक्लेयर ना हो, NPA डिक्लेयर ना हो। समझ में आ रहा है क्या? फिर से, एप्लीकेबिलिटीज ऑफ एसेज में सबसे पहले अपन ने देखा इनिशियल कंसिडरेशन। सबसे पहले क्या देखा कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर कोई भी इंटरनल असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। दूसरा, वो एंगेजमेंट टर्म एस्टेब्लिश करेगा ऑन द बेसिस ऑफ साइज, नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ बैंक। तीसरा, असेसमेंट ऑफ एंगेजमेंट रिस्क। चौथा, टर्म ऑफ एंगेजमेंट साइन करेगा एज पर SA 210। नेक्स्ट, कम्युनिकेटिंग विद द प्रीवियस इनकम्बेंट। नेक्स्ट, ही विल डिक्लेयर हिज इंडेप्टेडनेस। वो या जिस फर्म का वो पार्टनर है वो फर्म
या उसका कोई भी रिलेटिव या कोई भी स्टाफ क्या नहीं हो, एनपीए डिक्लेयर्ड नहीं हो बाय द बैंक जिसका वो ऑडिटर अपॉइंट होने जा रहा है। ठीक है सर। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, ये दूसरा पार्ट है। कंट्रोल इन्वायरमेंट, कंट्रोल इन्वायरमेंट में क्या चीजें देखते हैं अपन, इंटरनल कंट्रोल्स इज एडिक्वेट एंड इन ऑपरेशन। ठीक है, कंट्रोल इन्वायरमेंट में बेसिकली अपन किस पे फोकस कर रहे हैं, इंटरनल कंट्रोल पे। इंटरनल कंट्रोल वीक है तो ऑडिटर्स के हाई। ठीक है, 50,000 बार सेम लाइन अपन रिपीट कर चुके हैं। तुमको नहीं लगता है कि पूरा सब्जेक्ट सिर्फ 8-10 लाइन के इर्द गिर्द घूमता है? यस, प्रोवाइडेड स्टूडेंट को 8-10 लाइन ठीक से यूज करना आ जाए। ठीक है, जिसको ये 8-10 लाइन से खेलना आ गया ना, वो पेपर ऐसे निकाल लाएगा। और थोड़ा सा उसका एसेस पे थोड़ा सा कमांड हो जाए। ठीक है, देखिए, oversight and involvement in the control process by those charged with governance। ऑडिटर चेक करेगा कि जो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस है उनका किस हद तक इन्वॉल्वमेंट है, किसमें, उनका किस हद तक इन्वॉल्वमेंट है किसमें, कंट्रोल प्रोसेस में। या तो मैं ऐसा बोल लूं या ऐसा बोल लूं, अप टू व्हाट एक्सटेंट दे आर इन्वॉल्वड इन एस्टेब्लिशिंग द इंटरनल कंट्रोल्स। एस्टेब्लिशिंग द इंटरनल कंट्रोल्स का मतलब है मेकिंग ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। अप टू व्हाट एक्सटेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या टॉप मैनेजमेंट या दोज चार्ज विद गवर्नेंस आर इंडल्ज्ड इन फ्रेमिंग द इंटरनल कंट्रोल या इन फ्रेमिंग द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। ठीक है, देन रिस्क असेसमेंट process of the entity, identifying, measuring and monitoring the risk of entity, then information system and related business process which are relevant to FR का मतलब यहाँ पे financial reporting, reliable information system that provides adequate operational and compliance information on timely and मतलब उनका जो information system है, computer system है, वो इतना adequate है, वो इतना proper है कि क्या कर सके, adequate information टाइमली बेसिस पे प्रोवाइड कर सके। देन कंट्रोल एक्टिविटीज, कंट्रोल एक्टिविटीज में यहाँ पे आएगा कि व्हाट मेजर्स द एंटिटी इज टेकिंग टू कंट्रोल इट्स रिस्क। ठीक है, ऑडिट रिस्क और टू मॉनिटर मिटिगेट द रिस्क हो गया या टू कंट्रोल द रिस्क हो गया, दोनों चीजें आ सकती है। उसके बाद है मॉनिटरिंग एक्टिविटीज। कोई दिक्कत? नेक्स्ट चलो आगे। नेक्स्ट है some technical terms used in banking industries। पहला है रिलायंस ऑन या रिव्यू ऑफ अदर रिपोर्ट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार इसको रीड करो, बताओ पढ़ के क्या समझ में आ रहा है। और दूसरा है स्ट्रेस टेस्टिंग, एक बार बस रीड करने की कोशिश करो, बताओ क्या समझ में आ रहा है। देखो, हो सकता है कि बैंक ऑडिट करने के लिए एक ऑडिटर को रिलाई करना पड़े ऑन दी ऑडिट रिपोर्ट या प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट्स विच मे माइट हैव बीन इशूड बाय सम अदर ऑडिटर, है ना। तो उस केस में ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा किस चीज़ का, प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट का। ठीक है, देखिए एक बार, द ऑडिटर शुड टेक इनटू अकाउंट द एडवर्स कमेंट, द एडवर्स कमेंट अगर कोई है ऑन द एडवांसेस अपेयरिंग इन द फॉलोइंग प्रीवियस ईयर्स ऑडिट रिपोर्ट। प्रीवियस ईयर्स ऑडिट रिपोर्ट में अगर प्रीवियस ऑडिटर ने कोई एडवर्स कमेंट दिया था किसके ऊपर, एडवांसेस के ऊपर, तो उसको कंसिडर करके चलेगा ऑडिटर। अगर प्रीवियस ईयर्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कोई एडवर्स रिपोर्ट दिया था ऑन द वेरिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी,
एडवर्स रिपोर्ट ऑन वेरिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी का मतलब क्या है? बैंक ने एडवांस दिया है अगेंस्ट द सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का वैल्यूएशन दिखा रखा है 100 करोड़, एडवांस दे रखा है 60 करोड़ का। प्रीवियस ऑडिटर ने चेक किया और पाया कि जो सिक्योरिटी का वैल्यूएशन 100 करोड़ दिखा रखा है ना, उसका एक्चुअल वैल्यूएशन 30 करोड़ ही है, जबकि लोन कितने का दे रखा है इसके अगेंस्ट 60 करोड़ का। तो मैनिपुलेशन है ना यहाँ पे, मैनिपुलेटिव प्रैक्टिस है, या सुनो। तो यहाँ पे प्रीवियस ऑडिटर ने क्या रेज किया हो, एडवर्स कमेंट, तो वो कंसिडर करेगा ऑडिटर को। देन रिजर्व बैंक्स लेटेस्ट इंस्पेक्शन रिपोर्ट अगर कोई है तो उस एंटिटी के अगेंस्ट, बैंकिंग एंटिटीज के अगेंस्ट क्या आरबीआई ने कोई इंस्पेक्शन लॉन्च किया। इंस्पेक्शन हमेशा किस चीज का होता है? इंस्पेक्शन हमेशा रिकॉर्ड्स का होता है, डॉक्यूमेंट्स का होता है। आरबीआई के पास जो आपने फाइलिंग्स करी है ना, रिटर्न्स फाइल किए ना, उन फाइलिंग्स के बेसिस पे आरबीआई ने कोई एडवर्स फाइंडिंग्स निकाली हैं अगेंस्ट एनी बैंक। समझ में आ रहा है क्या? तो इस पे आएगा आरबीआई लेटेस्ट इंस्पेक्शन रिपोर्ट में। क्लियर? नेक्स्ट है स्ट्रेस टेस्टिंग। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? देखो फॉर एग्जांपल सुनना, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले चेक किया, देखो टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ एसबीआई कितने थे? 22,500 ब्रांचेस थे। और कोई भी बिजनेस काम किसके लिए करता है? एक्सपेंशन, ग्रोथ। मान लो एक साल के अंदर अगर उसके 22,500 ब्रांचेस से बढ़ के 1,22,500 ब्रांचेस हो गए, मान लो अगर ऐसा हो गया, तो लोगों ने क्या किया, दूसरे सारे बैंक से अपने अकाउंट्स बंद कर डाले एंड दे स्विच देयर अकाउंट टू एसबीआई। तो यहाँ पे चेक किया जाएगा स्ट्रेस टेस्टिंग में कि एसबीआई के पास जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, वो एग्जिस्टिंग सिस्टम अप टू व्हाट एक्सटेंट दे कैन प्रोसेस दी ट्रांजेक्शंस। क्या उनकी इतनी कैपेसिटी है कि 1,22,500 ब्रांचेस में होने वाले सारे ट्रांजेक्शन्स को वो कैटर कर पाए। समझ में आ रहा है? फिर एक और एग्जांपल, मान लो कोई अनफोर्सिन इवेंट हो गया। अनफोर्सिन इवेंट मतलब कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गया, मान लो कोविड आ गया था। तो कोविड जब आ गया था तो बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स बढ़े रहेंगे, कम हुए रहेंगे? कम हुए। तो उसका इम्पैक्ट पड़ा होगा उनके एग्जिस्टिंग सिस्टम पे, क्या उसको झेल पाएगा? समझ में आ रहा है क्या? तो स्ट्रेस टेस्टिंग में हम बैंक्स का ऐसा बोल सकते हैं कि ऑपरेशनल कैपेसिटी चेक कर रहे हैं। क्या चेक कर रहे हैं? बैंक्स का ऑपरेशनल कैपेसिटी, कि अगर कोई अनफोर्सिन इवेंट हुआ तो जो एग्जिस्टिंग ऑपरेशनल कैपेसिटी है बैंक्स का, क्या बैंक उससे कोप अप कर पाएगा? अगर यस, तो अप टू व्हाट एक्सटेंट इट कैन डू सो। इज इट क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट है आपको बेसल 3 फ्रेमवर्क। एज इट इज नाम से याद कर लेना, बेसल नॉर्म्स और रिकॉर्ड्स आर द इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशन इशूड बाय BCBS, the Basel Committee on Banking Supervision, and the Financial Stability Board. It has developed a set of agreements by Basel Committee of Banking Supervision which mainly focuses on risk to bank and financial system are cost Basel Accord। मतलब बैंक्स ये बेसल के हिसाब से जो भी बैंकिंग रिस्क इवॉल्व हो सकते हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम, उनको आइडेंटिफाई करेगा और बैंक्स उसको कैसे रिड्रेस कर सकते हैं, उससे रिलेटेड मेजर्स सजेस्ट किए जाएंगे। इज इट क्लियर? चलो आगे। इतना ही था? और भी लिखने के लिए कहा गया होगा ना? ओके। एडवांसेस और ऑडिट ऑफ एडवांसेस इन सब पे लिखवाया था, दो एक बार कॉपी।
ठीक है, 2 मिनट में दे रहा हूँ मैं वापस। क्या हुआ? बाकी सारे स्टूडेंट्स भी आज जा कर के प्लीज़ लिख लेना इसको, ठीक है? फिर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज के बाद जो भी रहेगा। बस वही तो लिखवाया है भाई। It should be in handwritten form. देखिए पीडीएफ में आपको ग्रुप में भी शेयर कर रहा हूँ। आप स्क्रीन का थोड़ा सा इशू है। देखिए नेक्स्ट है डिस्कशन ऑन द ऑडिट ऑफ एडवांसेस। तो देखिए एडवांसेस बेसिकली दो टाइप का हो सकता है। पहला है फंडेड लोन्स एंड नॉन फंडेड लोन्स। फंडेड लोन्स और नॉन फंडेड लोन्स में मेनली डिफरेंस क्या है कि फंडेड लोन्स में पैसा एक्चुअली बैंक से जाता है, नॉन फंडेड लोन्स में पैसा बैंक से जाता नहीं है। इट इज़ अ काइंड ऑफ सिक्योरिटी और गारंटी बीइंग गिवन बाय द बैंक। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? एडवांसेस दो टाइप से हो सकता है, फंडेड लोन्स और नॉन फंडेड लोन्स। ठीक, तो मुझे बताओ टर्म लोन्स किसका एग्जाम्पल है, फंडेड का या नॉन फंडेड का? टर्म लोन फंडेड का, क्योंकि बैंक किसी को टर्म लोन देगी तो पैसा जाएगा ना। जिसमें पैसा जा रहा है वो फंडेड हो गया, जिसमें पैसा जा नहीं रहा है वो तो हो गया लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन फंडेड लोन्स। ठीक है, फिर एडवांसेस कंप्राइजेस
ऑफ फंडेड अमाउंट्स बाय वे ऑफ एडवांसेस कंप्राइजेज ऑफ फंडेड अमाउंट्स बाय वे ऑफ, मतलब फंडेड लोन्स इन सब तरीकों से दे सकते हैं बैंक, डिमांड लोन्स के फॉर्म में, टर्म लोन्स के फॉर्म में। कैश क्रेडिट क्या होगा? ओवरड्राफ्ट। कैश क्रेडिट मालूम है आपको? सीसी लिमिट मालूम होगा ना, बैंक किसी एसेट्स के अगेंस्ट सीसी लिमिट इशू करती है। आप लोगों ने पढ़ा था ना, आउट ऑफ ऑर्डर बन जाए। आउट ऑफ ऑर्डर कब बनता है? अगर विड्रॉल सैंक्शन अमाउंट से ज़्यादा है। क्रेडिट, डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट ज़्यादा है, या देर आर नो क्रेडिट्स, तो क्या बन जाता था वो अकाउंट? आउट ऑफ ऑर्डर। और अगर वो आउट ऑफ ऑर्डर रहे फॉर मोर देन, तो बैंक उसको क्या क्लासीफाई कर रही थी? वेरी गुड। बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज्ड, देन पार्टिसिपेशन ऑन रिस्क शेयरिंग बेसिस। पार्टिसिपेशन ऑन रिस्क शेयरिंग बेसिस का मतलब, अभी के लिए बता देता हूँ, इससे रिलेटेड एनपीए क्लासिफिकेशन रूल्स मेरे को पढ़ाना है, अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। रिस्क शेयरिंग बेसिस का मतलब एक पार्टी है जिसको 5,000 करोड़ का लोन चाहिए, और एक बैंक के लिए पॉसिबल नहीं है, उतना रिस्क नहीं लेना चाहती, वो इतना एक्सपोजर नहीं लेना चाहती कि एक ही बंदे को 5,000 करोड़ का लोन दे। तो बैंक विद अदर बैंक्स क्या कर सकती है? इनको लोन प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है। देन इंटरेस्ट पेयरिंग स्टाफ लोन्स, जो बैंक अपने स्टाफ को लोन दे रही है। ये सभी किसके एग्जाम्पल्स हैं? फंडेड के। इज इट क्लियर? आप क्या पढ़ रहे हो? ऑडिट ऑफ एडवांसेस, है ना? तो आपने पढ़ा एडवांसेस दो टाइप का, फंडेड, नॉन फंडेड। फंडेड में पैसा एक्चुअली में जा रहा है, नॉन फंडेड में पैसा नहीं जा रहा है। फिर आपको बताया गया फंडेड लोन्स के कुछ एग्जाम्पल्स, कौन कौन से केसेस में उसको फंडेड लोन्स कहा जाएगा। फिर फंड लोन्स को, एडवांसेस को कैसे डिस्क्लोज करना है बैलेंस शीट में। ठीक है, मैनर ऑफ मेकिंग डिस्क्लोजर ऑफ एडवांसेस। जब आप फर्स्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे तो आपने ये तो पढ़ा, या तो एडवांस देगा या बोरोइंग्स करेगा, यही तो मेन काम है। तो अपना फोकस एडवांसेस पे और बोरोइंग्स पे वाइल कंडक्टिंग दी बैंक ऑडिट। क्लियर है? चलो आगे। तो बैंक जब एडवांसेस देगा तो उनको ये सारे डिस्क्लोजर्स देने हैं। पहला उसको बताना रहेगा नेचर ऑफ एडवांस, उसके अगेंस्ट कौन सी सिक्योरिटी रखी है बैंक ने, है ना, और उसका ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, वो एडवांस इंडिया में दिया, आउटसाइड इंडिया दिया, प्राइमरी सेक्टर को दिया, या प्रायोरिटी सेक्टर को दिया, या पब्लिक सेक्टर को दिया। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? नेचर ऑफ एडवांसेस, बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड, कैश क्रेडिट, एक सेकेंड, ओवरड्राफ्ट और लोन रिपेबल ऑन डिमांड। तो इन एडवांस के अगेंस्ट देखो क्लासीफाई ऐसे करना पड़ेगा। पहले तो आपको नेचर ऑफ एडवांस बताना है, वो एडवांस के अगेंस्ट क्या सिक्योरिटी रखी गई है उसका डिस्क्लोजर देना है। फिर आपको बताना है कि वो एडवांस किनको दिया गया है, वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, और उसमें भी फर्दर क्लासीफाई करना है कि कौन से सेक्टर को दिया गया है, प्रायोरिटी और पब्लिक, या दूसरे बैंक्स को, या किसी और को। इज इट क्लियर? क्या ये लोन्स एंड एडवांसेस अनसिक्योर्ड भी हो सकता है? क्या नेचर ऑफ सिक्योरिटी अनसिक्योर्ड हो सकता है? Whether a bank can give unsecured loans or advances? Answer is yes. Is it clear? Next. मुझे एक बात बताओ, परफॉर्मिंग एसेट्स और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का डिफरेंस मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कौन से थे? विच रिमेन्स ओवरड्यू। ठीक है, सब स्टैंडर्ड। पहले तो होता है सब स्टैंडर्ड, जो 12 महीने या उससे कम के लिए ओवरड्यू है। उसके बाद था डाउटफुल, जो 12 महीने से ज़्यादा। फिर लॉस एसेट्स में क्या था?
जिससे रिकवरी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आज की क्लास में आप यहीं तक पढ़ के आइए, ठीक है। देखो, व्हाट शुड बी दी पैटर्न, प्लीज़ अंडरस्टैंड। हम लोगों ने इस चैप्टर के 3 लेक्चर्स लगाए। फर्स्ट लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको एनपीए क्लासिफिकेशन पढ़ाया, सेकंड लेक्चर के अगेंस्ट मैंने आपको कोर थियरी पढ़ाया है, ठीक है। एनपीए क्लासिफिकेशन याद करना है, ये थियरी रटना है। कल की क्लास में थोड़े से टेक्निकल एस्पेक्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। कल की क्लास में ये चैप्टर ओवर कर दूंगा, और कल की क्लास में आने से पहले फर्स्ट लेक्चर और आज का आप अच्छे से रिवाइज करिए। मॉड्यूल रेफर करने की ज़रूरत नहीं है, मॉड्यूल से ही पूरा अपने नोट्स कैटर किया है। सिर्फ जो नोट्स में लिखवाया गया ना, आप उसको अच्छे से पढ़ के आइए, ठीक है। और लास्ट लेक्चर जो कल रहेगा उसमें हम लोग थोड़े से टेक्निकल एस्पेक्ट्स की तरफ चलेंगे, पर वहाँ पे जाने के लिए प्लीज़ डू रिवाइज एंड कम। और इनफैक्ट it will be more preferable that if you take the pain to note down all the things that we have discussed in this class till ये advances वाले paragraph तक। Clear है? I'll be sharing the PDF in your WhatsApp group. चलिए, thank you so much for today.